हेलो एवरीवन, वेलकम इन कंपटीशन कंजर्वेटरी। जी, टीजीटी वाले बच्चे रेडी हो जाएं। टीजीटी की इंग्लिश क्लास अब डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। जी, बने रहें हमारे साथ और हम लोग इंग्लिश के सारे ईच एंड एवरी एस्पेक्ट कवर करेंगे। विल नॉट लीव अ सिंगल स्टोन अनटर्न्ड टिल द एग्ज़ाम। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता हम लोग भरसक प्रयास करेंगे कि एक एक कोना छू डालें जो भी हमारे टीजीटी एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। इंग्लिश की हम लोग इंटरेस्टिंग क्लास करेंगे जिसमें हमारे ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज यस, ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला ये क्वेश्चन है हमारा, जिसको आपको कन्वर्ट करना है। राम सैड हाउ लवली दिस फ्लावर इज। ठीक है, ये खुश होकर बोलना ना। तो इसका अगर हम लोग सही डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म देखें तो क्या होगा? राम सैड हाउ लवली दिस फ्लावर वॉज विद जॉय। ये अलग से लगाया हुआ है, दिस इज नॉट द राइट सेंटेंस। दूसरा देख लेते हैं जी। दूसरा कह रहा है राम एक्सप्लेन्ड विद जॉय दैट वॉज अ लवली फ्लावर। Ram exclaimed with joy that was a lovely flower. Ram exclaimed with joy that a lovely flower was. Ram said with joy that was a lovely flower. तो यहां पे क्या हो जाएगा? Ram exclaimed with joy that was a lovely flower. So this is our right answer. The second one will be the right answer. ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कह रहा है? द लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम। कौन सी पोएम में ये लाइन अकर होती है? जी, तो ये जॉन मिल्टन कहते हैं जब वो अंधे हो जाते हैं उसके बाद में कहते हैं ना कि जो खाली खड़े हैं ना वो भी भगवान को सर्व कर रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ करके सर्व कर रहे हैं। इन्होंने ये कहा है ऑन हिज ब्लाइंडनेस में, बाय मिल्टन। बी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल सही है। जॉन मिल्टन ने ये कहा था ऑन हिज ब्लाइंडनेस में। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन। जी, इनको कौन बहुत ज्यादा प्रेज करता है? जी, विलियम वर्ड्सवर्थ का मैंने एक वीडियो बनाया, आप लोग देख सकते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। तो एस.टी. कॉलरिज जो हैं इन्होंने बहुत प्रेज किया है विलियम वर्ड्सवर्थ को। ठीक है, ध्यान रखिएगा विलियम वर्ड्सवर्थ को प्रेज करने वाले इंसान कौन है? एस.टी. कॉलरिज हैं। और विलियम वर्ड्सवर्थ को विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ तो ये खुद ही हैं। विलियम शेक्सपियर को कौन प्रेज करता है? इनको करते हैं बेन जॉनसन। ये मैंने एक साथ इसलिए लिख दिया है ताकि ध्यान रहे, विलियम वर्ड्सवर्थ को प्रेज किया था एस.टी. कॉलरिज ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और विलियम शेक्सपियर को प्रेज करते हैं बेन जॉनसन ने। ठीक है, बेन जॉनसन इनको प्रेज करते हैं। तो कभी भी आ जाए कि इनके बारे में किसने लिखा, तो वर्ड्सवर्थ के बारे में एस.टी. कॉलरिज ने लिखा था, विलियम शेक्सपियर के बारे में बेन जॉनसन ने लिखा था। ठीक है, चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्क द पार्ट विद द एरर। जी, किस पार्ट में आपको एरर लग रही है? दैट वी हैव टू टेल। ठीक है, इट वॉज मीरा हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द एंट्रेंस। आपको एंट्रेंस पर रहना है। टू वेलकम ईच डेलीगेट, सबको वेलकम करना है। ऑन देयर अराइवल, तो यहां देयर नहीं होना चाहिए, ऑन हिज और हर होना चाहिए, क्योंकि यहां ईच लगा हुआ है। ईच लगा है मतलब सिंगल, ये इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो हिज और हर हो सकता है, यहां देयर नहीं हो सकता। इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा, चौथे में एरर है। ठीक है,
चलो नेक्स्ट पे आते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द फिफ्थ वन. व्हाट इज राइम स्कीम ऑफ पेट्रार्चन सोनेट? पेट्रार्चन सोनेट जो होता है इसकी राइम स्कीम क्या है जी? तो इसकी राइम स्कीम होती है ABBA ABBA, CDE CDE, या फिर CDC CDC भी लिखा होता है. CDC CDC ये भी लिखा होता है. ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है. इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. द सिक्स्थ वन. व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? ग्रामेटिकली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एवरीबडी जॉइंस हैंड एंड डांसेस राउंड. डांसेस राउंड, सब लोग हाथ पकड़ते हैं और राउंड करके डांस करने लगते हैं. तो डांस करना एक वर्ब है, और कैसे डांस किया? राउंड करके किया. तो वर्ब की जो क्वालिटी बताता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है. तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा. ठीक है, बहुत अच्छे से पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद रखिएगा. सेवेंथ क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिरिक फ्रॉम फॉर्म ऑफ पोएट्री इज नॉट ट्रू? जो सही नहीं है, तो मुझे पहला ही सही नहीं लग रहा. अ लिरिक कंटेन्स 14 लाइन्स. ये तो सोनेट का पार्ट भैया. सोनेट में 14 लाइन होती हैं, लिरिक में नहीं. तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा. ठीक है, चलो. द टर्म कार्प डीम मीन्स. कार्प डीम मीन्स जी इसको यूज किया था हॉरेस. एक रोमन पोएट हैं, ये रोमन पोएट थे, इन्होंने इसको यूज किया था. और ये लैटिन वर्ड है. दिस इज अ लैटिन वर्ड. ठीक है, इसका मतलब होता है सीज द डे. सीज द डे. ठीक है, चलिए, तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सीज द डे. नाइन्थ क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बायोग्राफी? बायोग्राफी के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? ठीक है, बायोग्राफी इज अ लेटर डे जेनर एंड वी फाइंड बायोग्राफीज इन 20th सेंचुरी. ये सही नहीं है, क्योंकि ये 16th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था बायोग्राफीज का. तो ये गलत है कि 20th सेंचुरी में ही इसका पाया जाता है. फोर्थ वन इज द राइट आंसर. ठीक है. 10th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एसे? रेफरेंस टू एसे कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है जी? चारों ऑप्शन में से हमारा चौथा ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं है. ठीक है, क्योंकि द फॉर्मल एसे इज रिलेटिवली पर्सनल. ये रिलेटिवली पर्सनल नहीं होता है. द फॉर्मल एसे इज रिलेटिवली पर्सनल, ये नहीं होता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द 11th वन. Thou heardest a voice whose sound was like the sea, pure as the naked heaven, majestic, free. The above lines written for. ये किसके लिए लिखी गई हैं? किसके लिए लिखी गई हैं? फॉर जॉन मिल्टन. जॉन मिल्टन के लिए लिखी गई हैं. वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी ये. ठीक है, 1802 में विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये लिखी गई थी. जब ये कहते हैं कि लंदन को आपकी जरूरत है, आवाज उठाने वाले पर्सन की जरूरत है जो लंदन में, ये लिखते हैं 1802 में. विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा जॉन मिल्टन के लिए लिखा गया था. ठीक है, बायोग्राफीज मैंने बताई, उनमें पढ़ोगे तब पता चलेगा आपको. चलो 12 नंबर देख लेते हैं. चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली. मर्डर ऑफ ब्रदर. मर्डर ऑफ ब्रदर, देखो होमिसाइड होता है मानव हत्या, इन्फेंटिसाइड होता है शिशु की हत्या. ठीक है, सोरोरीसाइड होता है
बहन की हत्या करना, और फ्रैट्रिसाइड होता है भाई की हत्या करना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर मर्डर ऑफ अ ब्रदर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं 13, द करेक्ट स्पेलिंग इज, जी कॉन्सोनेंटल की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो कॉन्सोनेंटल की हमारी करेक्ट स्पेलिंग फर्स्ट वाली ही हो जाएगी, ठीक है जी। व्यंजन से रिलेटेड है, कॉन्सोनेंटल मतलब व्यंजन का, ठीक है, कॉन्सोनेंट से बना हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। चलो 14th देख लीजिए, द करेक्ट स्पेलिंग इज, जी गायनाकोलॉजिस्ट का सही स्पेलिंग बताना है, इसका सही स्पेलिंग है हमारा ऑप्शन डी। जी ये हमारी बिल्कुल सही स्पेलिंग है, बाकी सब भी चेक कर सकते हैं, बाकी सब में कुछ ना कुछ आपको कमी नजर आएगी। जी 14th का डी है। नेक्स्ट देख लीजिए 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैलेड। बैलेड का मेजर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इट इज कॉमिक इन नेचर। जी ये इसका कैरेक्टर नहीं है, ये कॉमेडी नहीं होता है, कॉमिक नहीं होता है, ठीक है। चलो ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है। दिस स्टोरी इज वेरी ब्यूटीफुली टोल्ड। जी एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे, दिस स्टोरी इज नरेटेड ब्यूटीफुली, ये तो नॉर्मली बोल दिया, ये नहीं हो सकता। दिस स्टोरी इज कम्युनिकेटेड एंड ग्रेसफुली, ये भी नॉर्मली बोला गया है। हाउ ग्रेसफुल द राइटर इज इन टेलिंग दिस स्टोरी, ये भी नहीं। हाउ ब्यूटीफुली दिस स्टोरी इज टोल्ड, या दिस इज राइट, हाउ ब्यूटीफुली दिस स्टोरी इज टोल्ड, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैक बार्थविक इज ए कैरेक्टर इन, जैक बार्थविक किसमें कैरेक्टर होते हैं? द सिल्वर बॉक्स। जॉन गॉल्सवर्दी का जो राइटिंग है उसका जैक बार्थविक इज अ कैरेक्टर ऑफ द सिल्वर बॉक्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। के लिए कौन सा करेक्ट है? देखिए पहला है इट इज रिटन बाय अ ग्रेट ऑथर ऑन द लाइफ ऑफ फेलो ऑथर। दूसरे की लाइफ पे लिखा जाएगा तो ऑटोबायोग्राफी थोड़ी रह जाएगा, फिर तो वो बायोग्राफी हो जाएगी, तो पहला गलत है। इट इज रिटन बाय अ स्कॉलर ऑन द लाइफ ऑफ फेलो स्कॉलर, ये भी नहीं। इट इज मेमोयर, नो। द फर्स्ट फुली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी इज ऑल्सो द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, द कन्फेशंस ऑफ सेंट ऑगस्टिन रिटन इन 4th सेंचुरी। जी हाँ ये बिल्कुल सही कथन कहा गया है अबाउट ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस आपको पहचानना है। ही गेव मी मच टू पेन, टू मच सुना होगा आपने, मच टू क्या होता है? आई शैल गो जट नाउ, जट नाउ कर दिया है। He always gets success since he hardly works, since he works hard, ऐसे हो सकता था। I shall be only too glad to see you, जी बिल्कुल सही है। I shall be only too glad to see you। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। Who called Shakespeare a Johannes factotum, a jack of all trades? जी देखिए एक विलियम शेक्सपियर की एक स्टोरी थी ना, 1585 में ये गायब हो जाते हैं, ठीक है। फिर 1592 अचानक से ये लंदन में एक राइटिंग और शो होता है ना, स्टेज होता है, उसमें नजर आते हैं और एज एन एक्टर वहां पे काम करते हैं। राइटर तो होते ही हैं, लिखते भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं। तो इतनी एकदम से इनको सक्सेस मिलती, बहुत सक्सेसफुल वो रहता है, तो बहुत से इनके समकक्ष जो राइटर्स होते हैं वो इनसे जलने लगते हैं। रॉबर्ट ग्रीन उनमें से एक थे, उन्होंने भी इनके ऊपर क्रिटिक किया था, लिखा था जैक ऑफ ऑल ट्रेड, है ना। इस तरीके से इनके ऊपर कई लोगों ने टिप्पणियां की थी उस समय, तो रॉबर्ट ग्रीन ने ये कहा था, ठीक है, उस समय पे।
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 21. द ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट Renaissance had its full impact on English literature in the great artistic movement. देखिए जो ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट था इसने पूरी तरह से फुल इम्पैक्ट 16th सेंचुरी में लिया था. इन 16th सेंचुरी एलिजाबेथन एज जब चल रही थी, ठीक है, एलिजाबेथन एज में तब इसने फुल जो है इम्पैक्ट अपना किया था. इसके बाद पोएट्री जो इंग्लिश लिटरेचर था उसका पूरा इम्पैक्ट आ गया था, ठीक है. और 1558 से 1603 तक ये एलिजाबेथन एज ही रही है, तो इसमें ही इसका मेनली जो है फुल इम्पैक्ट रहा था, ठीक है. एलिजाबेथन एज 16th सेंचुरी. चलो इसको याद रखने की जरूरत है सभी को. 22. Which of the following works is a novelty written by John Galsworthy? जी, तो इसमें से कौन सा ऐसा फॉलोइंग वर्क्स हैं जो नॉवेलिटी रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी हैं? इसमें है जैकलिन, ठीक है, जैकलिन बाय जॉन गॉल्सवर्दी, और इन्होंने अपने पेन नेम से लिखा था. इनका पेन नेम कौन सा था? जॉन सिंजॉन नेम से इन्होंने इसको लिखा था, ठीक है. चलो इसको याद रखिएगा. 23. What is the grammatical status of? जी अंडरग्राउंड, यहां पे फिर से राउंड को देयर वाज अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज. अब राउंड यहां पर क्या है? तो यहां पर ये नाउन है. कैसे है? आप इसमें दूसरा सेंटेंस लगा के देखो. ही वॉज अ ग्रेट डॉक्टर ऑफ दिस फील्ड. तो अगर ग्रेट डॉक्टर है तो डॉक्टर क्या होता? नाउन होता ना. उसी तरीके से ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज, तो ग्रेट राउंड क्या हो गया? नाउन हो गया. समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ पोएम दैट कंटेन्स. ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होती है वो, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? उसमें एक इंसान बोलता रहता है, सामने वाले सुनते रहते हैं. अ सिंगल स्पीकर टॉकिंग टू हिमसेल्फ नहीं, सेवरल स्पीकर्स टॉकिंग टू वन सब्जेक्ट नहीं, ये दोनों नहीं होंगे. ओ ये कौन सा आ गया जी? हाँ, तो पहला वाला भी नहीं, दूसरा वाला भी नहीं. वन इमेजिनरी स्पीकर टॉकिंग टू एन इमेजिनरी ऑडियंस. जी हाँ, बिल्कुल सही. ये वाला हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग है. चौथा भी नहीं है, सिंगल डायलॉग इन अ पोएम. नो, ड्रामेटिक मोनोलॉग की खास बात है कि वो इमेजिनरी स्पीकर जो है और इमेजिनरी ऑडियंस से बात करता रहता है. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टोरल एलेजी? जी, पेस्टोरल एलेजी रिटन अ कंट्री चर्चयार्ड, इन मेमोरियम, या फिर लिसाइडस, या फिर डुइनो एलेजी. तो इसमें से लिसाइडस जो है ये पेस्टोरल एलेजी में लिखा गया था, ठीक है. लिसाइडस पेस्टोरल एलेजी में लिखा गया था, और ये लिसाइडस जो है जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था जी. अबाउट जॉन मिल्टन के द्वारा 1637 में इसको लिखा गया था. 1637 में जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा था. बहुत ही फेमस राइटिंग रही है उनकी ये लिसाइडस. चलो 26 देख लीजिए. अ फैक्चुअल अकाउंट ऑफ पर्सन्स लाइफ, एग्जामिन ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड टेक्स्ट रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड. अब किसी के बारे में पूरा आप अवेलेबल इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, उसके बारे में लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? बायोग्राफी. अगर किसी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके उसके बारे में लिख रहे हैं, बता रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी, ठीक है. चलो 27. चूज द वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली. ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस. बीमारी से रिकवरी को, ग्रेजुअल रिकवरी, एक धीमी से रिकवरी जो होती है, उसको क्या बोलते हैं? देखिए, पिनेसिया तो मतलब होता है रामबाण, किसी भी चीज का रामबाण इलाज, तो ये तो नहीं होगा. कॉन्वल्सेंस, प्यूट्रिफैक्शन भी नहीं हो सकता है, ठीक है. ये हमारा सही ऑप्शन है कॉन्वल्सेंस, ठीक है. चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं. बाकी
प्यूट्रीफैक्शन का मतलब सडन गलन होता है, तो वो उससे रिलेटेड है। 28th, द करेक्ट स्पेलिंग इज, जी करेक्ट स्पेलिंग बतानी डिफरेंशियल की। यहां पे तो डिफरेंशियल कर दिया है, डिफरेंशियल एस नहीं होता है, डिफरेंशियल सी नहीं होता, टी होता है। जी हाँ बिल्कुल, डी वाला हमारा बिल्कुल सही है, डिफरेंशियल। ठीक है, डिफरेंशियल, डिफरेंट पैदा करने वाला, डिफरेंस पैदा करने वाला, डिफरेंटियल। चलो 19th पे आ जाते हैं, फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस। जो इनकरेक्ट सेंटेंस है वो फाइंड करना है। बट वन थिंग हाउएवर, लो यही इनकरेक्ट कौन सा है हमारा, हाउएवर नहीं होना चाहिए था यहां पे। बट वन थिंग हैज नॉट चेंज्ड, यू शुड एक्ट लाइक मी, सही है। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, बिल्कुल सही है। आई विल वेट हियर अंटिल यू कम बैक, ये भी सही है। पहला वाला ही ऑप्शन हमारा सही होगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अ फेबल इज ऑल्सो कॉल्ड, फेबल जो होती है उसको और क्या कहा जाता है, पैराबल, एपोलॉग या फिर प्रोवर्ब या फिर एग्जाम्पलम। तो इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, एपोलॉग। अ फेबल इज एपोलॉग। एपोलॉग भी क्या होता है, संक्षिप्त कल्पित कहानी। संक्षिप्त कल्पित कहानी, तो फेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एपोलॉग। जी दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। शेक्सपियर प्ले लव्स लेबर्स लॉस्ट इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज में लिखी गई है, रोमांटिक कॉमेडी है, प्रॉब्लम प्ले है, अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, द कॉमेडी ऑफ आइडियाज है। तो ये है द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, इस फॉर्म में इसको लिखा गया था। सो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ 31। Who among the following writers is known for his epigrammatic prose style? जी इपीग्रामेटिक प्रोज स्टाइल की अगर बात कभी भी होती है तो ये फ्रांसिस बैकन थे। ठीक है, इपीग्रामेटिक प्रोज स्टाइल जब भी इसकी बात हो तो आप समझ जाइए वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रांसिस बैकन। ठीक है, बिकॉज फादर ऑफ प्रोज है ये, फादर ऑफ प्रोज, फादर ऑफ एसे। चलो 33rd देख लेते हैं। एज ए ड्रामाटिस्ट जॉन गॉल्सवर्दी बिलोंग्स टू, ये किस चीज से बिलोंग करते हैं, रोमांटिक ट्रेडिशन? जी नहीं, रोमांटिक ट्रेडिशन से नहीं। साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन और स्कूल? नो। रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पाइनेरो? जी हाँ बिल्कुल, यहां से बिलोंग करते हैं, ट्रेडिशन ऑफ एडवर्ड बोंडनो। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गॉल्सवर्दी बिलोंग करते हैं रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पाइनेरो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 34th, yes, what is the grammatical status of the underlined word in the following sentence? यहां पर भी ये अंडरलाइन जो है राउंड को ही किया गया है। ठीक है, ये मिसिंग हो गया है। वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट टू राउंड, अब टू के बाद अगर ये आया हुआ है तो ये वर्ब है। ठीक है, मतलब हमारा सही ऑप्शन इज डी। ठीक है, जैसे कहते हैं टू गो, टू कम, यस, तो टू राउंड मतलब वर्ब हो गया वो हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 35th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ क्लोजेट ड्रामा? क्लोजेट ड्रामा के बारे में कौन सा सही है? इट इज अ ड्रामा फुल ऑफ ट्रीचरी एंड इंट्रिग्यूस? नो। अ क्लोजेट ड्रामा एसेंशियली हैज डबल प्लॉट्स? अ क्लोजेट ड्रामा इज इंटेंडेड टू बी रीड रादर देन टू बी स्टेज्ड इन अ थिएटर? या फिर चौथा, इट डील्स विद जेंटलमैन एज लेडीज लिविंग इन अ पॉलिश्ड सोसाइटी? तो कौन सा होगा, क्या लग रहा है आपको? जी हाँ, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो क्लोजेट ड्रामा होता है इसको कहा जाता है, इसको अच्छा है कि पढ़ा जाए, एंजॉय किया जाए, ना कि स्टेज पे करवाया जाए। तो मोस्टली कहा जाता है इसको पढ़ा जाए। ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड दैट वाज द
35 क्वेश्चंस। और मैं बता दूं आपको, ये जो 35 क्वेश्चन थे ये सिलेक्ट किए गए थे पिछला जो हमारा टीजीटी का एग्जाम हुआ उससे। तो ये हम लोगों ने पिछले टीजीटी के एग्जाम के 35 क्वेश्चन देखे, इसलिए मैंने इनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। आगे जो भी वीडियोस रहेंगी उसमें मैं प्रॉपरली एक एक ऑप्शन को, एक एक क्वेश्चन को प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा, उसके पीछे की सारी स्टोरी बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में। नेक्स्ट सेकेंड क्लास में हम लोग मिलते हैं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।